तो हेडिंग डाल लीजिए आप दोबारा से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये तो पहला मेथड हम शायद देख चुके थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, किसी को वो रिवीजन वाला पार्ट फिर से आगे करना है या फिर वो चलेगा? आप लोगों को आइडिया समझ में आ गया उसका? सर वो करना तो है, पर सर बाद में कर देना। बाद में कर देंगे। हाँ पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ये चैप्टर को। ये चैप्टर अभी आने वाले टेस्ट में आने वाला है ना, इसलिए हाँ सर। हाँ सर। वो खत्म करके फिर रिवाइज कर लेंगे ना। अगला टेस्ट कब होगा? लगभग 16 या 17 को, जब भी होगा तब तक अपन को ये कवर कर लेना, ठीक है। तो पहला मेथड ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला था, तो ये आपको याद हो गया होगा, है ना। इसमें कुछ नहीं होता है, आपके पास जो अल्केन होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे X2 लिखा होगा और साथ में लाइट की प्रेजेंस होगी या H न्यू लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको RX प्लस HX इस तरह का प्रोडक्ट दिखेगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है वो ये होता है ना, RX में क्या होता है, एक होते हैं मोनो ना, मोनो होते हैं, मोनो हेलो प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। मोनो हेलो प्रोडक्ट जनरली आपको पूछते हैं, ठीक है। अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हुआ तो वो बोल देंगे कि डाई हेलो प्रोडक्ट बताइए, डाई हेलो प्रोडक्ट्स, ठीक है, डाई हेलो प्रोडक्ट्स ये पूछेगा। अब ये डाई हेलो मोनो हेलो प्रोडक्ट में आपको क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके अंदर, आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है कि आपको पूछा जाएगा यहाँ पे नंबर बता दीजिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर आपको ये भी पूछ ले कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है, आइडिया समझ आ रहा है आपको? एक तो ये हाँ है। सर। जैसे एक छोटा एग्जांपल देख लेते हैं तो ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए। जैसे अपन ने बोला कि अपने पास इस तरह का कोई अल्केन, इस तरह का कोई अल्केन है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसका क्लोरीनेशन करवा दूँ, तो मैंने Cl2 डाल दिया और फिर मैंने H न्यू कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैं टेक्निकल चीज़ें डाल रहा हूँ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, यानी कि मुझे सब कुछ चाहिए, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। आपको याद है ना स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? हाँ स्टीरियो आइसोमर में दोनों चीज़ें आ रही है ना, ऑप्टिकल आइसोमर भी आएंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आएंगे, ठीक है भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी स्टीरियो बोला जाता है और ऑप्टिकल आइसोमर को भी स्टीरियो बोला जाता है, ठीक है। एक टर्म है डाइस्टीरियोमर, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। एक टर्म है डाइस्टीरियोमर, याद है ना। ये डायस्टीरियोमर जो होता है ना, या डाइस्टीरियोमर, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। समझ आ रही बात? तो डायस्टीरियोमर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। बट स्टीरियो का क्या मतलब है? स्टीरियो का मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमर एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बोलिए हाँ सर। इसका आंसर बताओ, सॉल्व करके क्या बनेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए था, और मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आप एक और क्वेश्चन कर लो, डाई क्लोरो प्रोडक्ट भी कर लो, डाई क्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। आपको दोनों का आंसर देना है, एक तो मोनोक्लोरो और एक डाइक्लोरो, दोनों का आंसर दीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे लो, सॉल्व कर लो।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए आगे सॉल्यूशन देख लो इसका कि सॉल्यूशन हम इसका करेंगे कैसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वो आपको मैंने सिखा रखा है वैसे तो आपके पास कुछ इस तरह का सिमेट्रिकल के। अब आप यहाँ पे है ना, आपको एक क्लोरीन लगाना है। जब भी आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात की जाए, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, तरीका क्या है? तरीका बहुत ही सिंपल। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे सिमेट्री है कि नहीं। तो अगर मान लो कि आप क्लोरीन यहाँ लगाते हो तो ये ए पोजीशन, तो क्या ये भी ए पोजीशन होगी? आप मुझे बताइए। दे आर हाँ इक्विवेलेंट। सर। और ये भी ए पोजीशन होगी, बताइए। ठीक है, हाँ तो इन तीनों कार्बन पे कहीं पे भी अगर मैं क्लोरीन लगाता हूँ तो क्या वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा? बताइए मुझे। क्या वो हाँ ऐसा दिखाई देगा आपको? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, और दूसरी पोजीशन मुझे पता है कि दूसरी पोजीशन एक मेरे पास बच गई है, वो ये है बी पोजीशन। आप मुझे बताइए, ठीक बोल रहा हूँ मैं? हाँ। तो यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी बनती है इसके अंदर? नहीं सर। क्या ये दो प्रोडक्ट बनेंगे? अब इसमें क्या हो रहा है कि अपन कायरलिटी वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कायरलिटी आ रही है, क्या इसमें कायरल कार्बन बन रहा है। फर्स्ट को इसको देखिए, क्या इसमें कायरलिटी आ रही है? हाँ किसी भी कार्बन में ऐसा लग रहा है कि सर। आपको कायरल कार्बन हो जाएगा? हाँ सर, होगा फर्स्ट में। फर्स्ट वाला कौन सा वाला होगा? मैं नंबर मार्क कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 1 नंबर का कार्बन है, ये सेकंड नंबर का, और ये थर्ड नंबर का है। अब मुझे बताइए कौन सा कार्बन कायरल है? सर फर्स्ट फर्स्ट वाले में कायरलिटी है आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन फर्स्ट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। हाँ। और कायरल कार्बन का क्या मतलब होता है? sp3 कार्बन होना चाहिए। sp3 कार्बन होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल ग्रुप हाँ, डिफरेंट होने का। डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना भाई, आप देख लो। हाँ। सेटिस्फाई नहीं हो रहा भाई। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और दोनों क्या है? सिमिलर है। तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते कि पहला वाला कार्बन कायरल है। इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट सेकंड? क्या सेकंड पॉसिबल है? सेकंड नंबर का नहीं सर। नहीं सर। कार्बन पॉसिबल है? थर्ड वाला भी नहीं। possible है ना? नहीं है सर। नो पे सर। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में नो कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। नो कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। बताइए मुझे, किसी बच्चे को कोई पता नहीं। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे नो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। बताओ। और नो ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब है ऑप्टिकली ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? समझ आ रही बात? अब अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल को देखें, गौर से देखिए इसको, क्या इसमें कायरलिटी डेवलप हो रही है? नहीं सर। में भी नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन। बताइए मुझे। और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ओ आई। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। आसान सी चीज़ है, समझ आ रही है बात? तो भाई इसके आंसर कितना आएगा? अगर हम बात करें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, 2। कितना आंसर आ रहा है उससे? 2 ही आ रहा है यार। अबे ये हाँ। और ये 2। अब इसमें क्या सोचना? बताओ, इसके अलावा कोई चांस है? नहीं सर। अगला पार्ट देखते हैं, डाइक्लोरो वाला। देखो तुम थोड़ा ढंग से सीखो चीज़ों को यार, है ना। बहुत बेसिक चीज़ें भी आप लोगों को नहीं आएगी ना, तो फिर फायदा नहीं है।
डाइक्लोरो प्रोडक्ट। अगर हम डाइक्लोरो प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको बना लेते हैं दोबारा से, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपको 2 क्लोरीन लगाने हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या चॉइस है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस वाली कार्बन पे लगा रहा हूँ, तो ये मेरी ए चॉइस है, ठीक है। और ये मेरी ए चॉइस है और ये भी मेरी ए चॉइस है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ समझ आ रही है आप लोगों को, है ना। और ये वाली मेरी बी चॉइस है, ठीक है। ये एक कार्बन की बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए पे 2 क्लोरीन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बी पे 2 क्लोरीन लगा दे रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ए पे 1 क्लोरीन लगाऊँ और बी पे 1 क्लोरीन लगाऊँ। बताओ, समझ आ रही बात? हाँ बताओ यार, एक ये प्रोडक्ट होगा, दूसरा ये प्रोडक्ट होगा, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन सर, सर बी पर तो 2 क्लोरीन नहीं लगेगा ना, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की। पे 2 क्लोरीन नहीं लगेंगे। बहुत बढ़िया, तो ये नहीं बनाना है अपन को, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज अपने बन गई, तो अपन बना लेते हैं। मान लो कि एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगाया और दूसरा क्लोरीन मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? और फिर हाँ सर। मैं यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ लगा रहा हूँ, दूसरा क्लोरीन भी यहाँ लगा रहा हूँ। इसके अलावा कोई चांस है? नहीं है सर। इसके अलावा तो अगर आप अगर चाह के भी बनाओगे कि नहीं नहीं यहाँ 2 क्लोरीन लगा लेता हूँ, तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हो गए? भाई देखो, यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 2 और 3 तो बराबर ही है ना, हाँ 2 सर। तो आइडेंटिकल है, कोई फायदा नहीं है ना ऊपर नीचे करने का। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो भाई हम्म, प्रोडक्ट इसमें भी बन रहे, अब 2 प्रोडक्ट बन रहे, तो मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड एंड थर्ड ये आइडेंटिकल है, ये क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है भाई। इतनी बात। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कायरलिटी चेक कर लेते हैं। क्या फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी आ रही है? बताइए मुझे। नहीं सर। देखो, ये देखना आना चाहिए, आप देख लीजिए, नो कायरल कार्बन यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई भी कायरल कार्बन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बिकॉज आप खुद ही विजुअलाइज कर सकते हो सिंपल तरीके से कि यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन होंगे विच इज सिमिलर, और यहाँ पे आपके पास में 2 मिथाइल ग्रुप है विच इज ऑल्सो सिमिलर। 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि सिमिलर है, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 2 क्लोरीन सेम हो गए और यहाँ पे 2 मिथाइल सेम हो गए, तो क्या आंसर कितना बन रहा है? क्या इसका भी डाइक्लोरो प्रोडक्ट भी कितने आ गए? 2 आ गए। बताइए। और अगर आपको बोले हाँ सर। डाइक्लोरो प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बताइए, अगर आपको ये पूछ लिया जाए आगे जाके, 0। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव बताओ, तो कितना बनेगा? तो 0 आ जाएगा। 0। सारी बात, बिकॉज देर इज नो कायरल कार्बन, है ना। तो कायरल कार्बन है ही नहीं, तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये सुनना, यस सर। यहाँ तक समझ आ गई बात सबको? तो देखो, बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, थोड़ा इससे माइंड डेवलप होता है चीज़ें करने से। अगर मान लेते हैं कि अपने पास में एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का है, ये सिंपल ही दे रहा हूँ मैं, ये वाला दे रहा हूँ, ठीक है इस बार। अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है आपका, है ना। Cl2H पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ये निकालिए आप, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव, हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर व्हिच आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये चीज़ आप बताइए। और चाहें तो डाइक्लोरो को भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट, डाइक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। तो these are the 3 parts of this question, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए।
बैक हो गया। हाँ सर, फर्स्ट का आंसर 5 आ रहा है। आएगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट में आंसर लिखो। और ऑप्टिमल सेकंड का 1। हाँ सेकंड डाइक्लोरो। ठीक है, हो गया डाइक्लोरो। 1 मिनट सर। सर वो थर्ड का और कितना? 12। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा। आप मुझे बताइए कि जो कार्बन का पोजीशन है उसको मार्क कर लेता हूँ मैं। अगर ये पोजीशन ए है तो क्या ये भी ए होगा? बताओ। हाँ सर। ये पोजीशन बी होगी, ये पोजीशन सी होगी और ये पोजीशन डी होगी। समझ आ रही बात आप लोगों को? बताइए मुझे, बोलिए। ABCD समझ में आया सबको? तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, ये बात सबको समझ आ गई है? बना के देखें। एक तो क्लोरीन यहाँ लगा लो, फिर एक क्लोरीन यहाँ लगा लो, फिर एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, फिर एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। बताओ, ये प्रोडक्ट बनेंगे 4। बोलिए।
अब इसमें कोई एक ऐसा बंदा है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है, बोलो मुझे, बताओ। कायरलिटी आ रही है क्या? हाँ सर। हम्म, सेकंड वाला। भाई इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, ये बी तो वो थर्ड में आ रही है। सी में और डी में। कायरल कार्बन पता चल सी रहा है? वाले में। बी बी। कायरल कार्बन कहाँ दिख रहा है भाई? ये वाला कार्बन कायरल हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं सर। ठीक है, क्या ये वाला हो सकता है? सोचो, ये हो सकता है क्या? दिस वन। हाँ सर। ये वाला कायरल हो सकता है? देखो इधर वाला ग्रुप भी अलग है, ये अलग है, वो वाला अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो भाई ये तो कायरल सेंटर है, हाँ कायरल कार्बन है, हाँ सर। पक्का है ना? और उसके बाद में ये नहीं है, ये नहीं है, तो भाई ए के वास्तव में प्रोडक्ट कितने बनेंगे? दो। समझ आ रही बात? हाँ सर। एक कायरल सेंटर तो एक आर कॉन्फ़िगरेशन का होगा, दूसरा एस वाला होगा। बोलो, क्या बी में यस सर। कायरलिटी आ रही है? बी में कायरलिटी इस वाले कार्बन में तो नहीं है, सेकेंड वाले पे भी नहीं है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और ये कोई कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी में भी कायरलिटी नहीं आ रही है। और अगर इसमें देखें अपन, इसमें अगर आप देखोगे कायरलिटी चेक करने के लिए, तो आप देखिए वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये कार्बन कायरल है? एक नो सर। रैंडमली दे रहा हूँ, ठीक है, ये कोई IUPAC नंबरिंग, सेकंड। 3 4 5, अब बताओ कौन सा वाला कायरल है? सेकंड वाला। देखो सेकंड में क्या हो रहा है, 3 वैलेंसी भरी हुई है और उसके बाद में हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड वाला हो जाएगा कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सी है, बेसिकली सी के कितने आइसोमर आएंगे? 2 आएंगे, बताइए। और अगर आप डी को चेक करोगे तो डी में कायरलिटी आ रही है कहीं पे? नहीं सर। कहीं पे भी नहीं आ रही। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 2 2 4 और 2 6, तो दिस आंसर हैज टू बी करेक्टेड। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे? 6। 6 और अगर आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पूछे तो कितने 2 हैं ऑप्टिकली एक्टिव? 2 सर। 2 नहीं बेटा, 4। हाँ हाँ सर 4। ठीक है ना, क्योंकि वो अलग अलग भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे ना, आर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एस भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो टोटल आंसर कितना आएगा? 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए। क्या सबको समझ आ रहा है? ऑप्टिकल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगली चीज देखिए, अब वो मॉलिक्यूल को मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरह का था ना, यही था। अब इसमें मुझे डाइक्लोरो प्रोडक्ट ढूंढना है, डाइक्लोरो प्रोडक्ट है ना, तो अगर मैं डाइक्लोरो प्रोडक्ट ढूंढना चाहता हूँ, HNU करके डाइक्लोरो, तो मुझे 2 क्लोरीन लगाना है। 2 क्लोरीन लगाने के लिए मैं क्या करूँगा? कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूँगा। मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है और ये पोजीशन डी। बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक केस आप ये बना सकते हो कि ए पे, बी पे, सी पे और डी पे। अब क्या करो, यहाँ पे आप 2 क्लोरीन लगा लो। क्या लगा सकते हो आप? एक दो हाँ सर। पे वो केस नहीं बनेगा, है ना, इससे 2 क्लोरीन नहीं लगेंगे। क्या सी पे लग जाएंगे? सी पे हाँ लग, सर। क्या डी पे लग जाएंगे? हाँ। लग जाएंगे, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम एक एक वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक एक वाला कॉम्बिनेशन, तो एक एक वाला तो सब में बन जाएगा, है ना। देखो ए हाँ बी, इन दोनों को मिला लो तो क्या बन जाएगा? एक क्लोरीन यहाँ लगा लोगे, एक क्लोरीन यहाँ लगा लोगे, फिर आप क्या करोगे? ए और सी कर लोगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बताओ। फिर क्या करोगे? ए और डी कर लोगे, बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। सी ए डी कर लोगे, उसके बाद में क्या बचा?
BC और BD, बोलो। CD बचेगा। ठीक है, और आखिरी क्या बचा? CD। देख लो, ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा कोई चॉइस बनती है? हमने सारे कवर कर लिए। हाँ सर कर ली। ठीक है, तो ये कितने बन रहे भाई? ये बन रहा आपका, ये हो गया 1, ये बन रहा 2, ये 3 और ये 4। दिस वन इज 5 और ये 6। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें रिपीटेशन आप नहीं कर सकते ना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे आपने ए बी लिखा है फिर आप बी ए बी लिख दो, ये वाला अलाउ नहीं है ना, ये सेम हो जाएगा। सही बात हाँ है ना? इसलिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके अलावा कोई है तो आप बताइए। सर ऑप्टिकली वो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, को देखेंगे बाद में, पहले स्ट्रक्चर में तो आइडिया लगाओ, पहले स्ट्रक्चर देख लो, ऑप्टिकल दो फिर बनाएंगे अपन स्ट्रक्चर, तो पता चले। ठीक है, इतने स्ट्रक्चर सभी बना हाँ पाए? सर। तो यहाँ पे कितने बन गए? ये बन गए 6 और यहाँ पे बन गए 3। 6 और 3 9, है ना? 9 तो हमने स्ट्रक्चर बना लिए। तो ऐसे जब भी डाइक्लोरो पूछेगा ना, तो मेरे ख्याल से जो आंसर, जो क्वेश्चन बनेगा वो स्ट्रक्चरल का ही पूछेगा, क्योंकि अगर ऑप्टिकल पूछेगा तो आपको ये सारे फोटो बनाने पड़ेंगे, एंड दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ समझ में आ रही है। अब आप खुद ही बनाना और देख लेना कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे हैं। बना लो, बोलिए, बना लोगे ना खुद से? हाँ सर। ए और बी का क्या मतलब है यहाँ? मतलब जैसे सी और डी लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे करके, अब ए वाला यहाँ पे है तो एक क्लोरीन आप यहाँ लगा लेंगे और एक डी यहाँ पर है तो ये क्लोरीन लगा। अब आप इसको चेक कर लेना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? हाँ तो ऐसे करके देख लेना, सिंपल चीज़ है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली चीज़ पे जाते हैं। अल्केन वाला मेथड समझ में आ गया आपको, है ना? और यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी थी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है? F2 सबसे फास्ट, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। जो I2 वाली रिएक्शन है वो कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। अगर आपको पूछे कि ये रिवर्सिबल क्यों, वाई इट इज रिवर्सिबल, कौन बताएगा मुझे? ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सप्लोजिव होती है, एक्सप्लोजिव। ठीक है, और क्लोरीन जो होता है काफ़ी रिएक्टिव होता है, इट इज़ रिएक्टिव। और Br2 के बारे में बोला जाता है, इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव। किस मामले में सेलेक्टिव? 3 डिग्री को ये सबसे पहले सेलेक्ट करता है, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री को 1 यूनिट से सेलेक्ट करता है, इसको वो 82 यूनिट से सेलेक्ट करता है, याद आ रही है वैल्यू? और हाँ इसको सर। 1600 यूनिट से सेलेक्ट करता है ना? मतलब 1600 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा अगर उस ब्रोमीन को 3 डिग्री वाला मिलेगा। याद आ गया? बोलिए। हाँ सर। सो क्लोरीन इज रिएक्टिव। क्लोरीन क्या करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। और आपको याद होगा अगर इसको 1 यूनिट से रिएक्ट करना है तो ये कुछ 3.5 जैसा था और ये 5 यूनिट जैसा था। याद है कुछ ऐसा डेटा? हाँ है ना? तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्लोरीन को, बिकॉज क्लोरीन इज ऑलरेडी वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है? स्लो रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है? सिलेक्शन ज़्यादा करता है, हाईली सेलेक्टिव है ना? जैसे स्लो लर्नर होते हैं वो काफ़ी सेलेक्टिव होते हैं,
कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सेलेक्ट करके पढ़ते हैं। तो जो लोग फास्ट हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीख ही जाएंगे कैसे भी करके, ये चीज़ें हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है भाई? रीज़न सिंपल है यार, ठीक है। इसका क्या है कि आपके पास में आर है, आपके पास में x2 है, और यहाँ पे एच न्यू है। बन क्या रहा है? आर एक्स बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? एच एक्स बन रहा है। एच एक्स, ये जो जो एच आई है ना वो एच आई है, एच आई क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ सर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? वापस अल्केन बना देता है। याद आ रही भाई? एच आई हाँ सर। फॉस्फोरस, याद करो वो दिन। एच आई रेड फॉस्फोरस क्या करता है? सबको उड़ा देता है। हाँ सर। हाँ अरे सर। उड़ा देता है कि नहीं? सारे फंक्शनल ग्रुप को। हाँ। भूल जाते हो तुम लोग, थोड़ा कनेक्ट करो चीज़ों को। हाँ सर, याद है। ये चीज़ है रिवर्सिबल होने की रीज़न। आपको एग्जाम में रीज़न भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो रिएक्शन ही पूछे, वो बोलेगा कि इसका रीज़न बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? एच आई इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एंड विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन रिड्यूस आर एक्स इंटू अगेन आर, ठीक है। तो रिड्यूस कर लेगा, ठीक है? समझ आ रही बात? तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और सीख गए कि अगर आपके पास में एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है, और एच आई है, ठीक है। तो इसमें रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एच आई की सबसे ज्यादा, बाद में एच बी आर, बाद में एच सी एल और लास्ट में एच एफ। क्या आएगा? ठीक है, समझ में आ रही बात? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर, और यही ऑर्डर क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्लियर है बात सभी? अच्छा अगर आपको इसमें बोले कि लेटिस एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए, क्या होगा? आपको वही होगा सर। बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए। तो ध्यान रखना इस केस में एच एफ तगड़ा आता है, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, ये चीज़ है लेटिस की, और यही है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये एच एफ वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब क्यों है? तो आप यहाँ पे फजन रूल अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है? तो यही ऑर्डर है उसका, मतलब एच एफ में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। रिकॉल कर लो थोड़ा। दिक्कत क्या होती है पता है? यहाँ पे कैटायन कौन है? H प्लस है, H प्लस इज कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? F माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और I माइनस। अगर हम देखें तो इनका साइज का ऑर्डर क्या है? साइज ऑर्डर क्या ये आई वाला? का सबसे ज्यादा। ये साइज ऑर्डर है, और अगर ये साइज ऑर्डर है तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा पोलराइज कौन होगा? I माइनस, आई की फिर बाद में बी आर माइनस, सी एल माइनस और एफ माइनस। एफ माइनस। अगर ये पोलराइजेबिलिटी है, तो पोलराइजेबिलिटी और कोवलेंट कैरेक्टर में क्या रिलेशन है? सीधा रिलेशन है। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, बताइए मुझे। हाँ अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो उस केस में आयनिक कैरेक्टर का क्या होगा? डिक्रीज होंगे, बताओ। डिक्रीज। है ना, जहाँ पे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे वहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई में कोवलेंट नेचर ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। पोलराइजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, याद है ना तुमको? कि वो है ना अपने शेप को डिस्टॉर्ट कर लेता है, जैसे स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन अब क्या होता है, वो पोलराइजेबिलिटी इसकी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से अपने शेप को डिस्ट्रॉयड कर लेता है। तो ये डिस्ट्रॉयड शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टोर्शन ज़्यादा आएगा। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शनल हो गया। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसके पास ज़्यादा होती है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी
कौन से वाले बॉन्ड के पास होती है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इज बाय कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट में क्या दिक्कत होती है, ओवरलैपिंग की। हाँ ओवरलैपिंग में क्या होता है भाई, ओवरलैपिंग में आपको क्या चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के साथ साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, ये कि नहीं, तभी तो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो ये सब हाँ चीज़ें चाहिए। तो अगर ओवरलैपिंग में ये प्रॉब्लम है तो भाई अगर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है उसके पास में, तो बेसिकली आप समझ रहे हो पोलराइजिबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि आप समझो आयनिक को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, आयनिक में क्या चक्कर है, यहाँ पे प्लस बैठा है तो नेगेटिव इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए नेगेटिव, या नेगेटिव इधर से आए, आपको क्या मतलब है उससे, है क्या कोई मतलब, वो तो अट्रैक्ट नहीं करना सर। ही करना है ना। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, याद रखो आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, वो कहीं से भी आ सकता है ना, इंटरेक्शन जो हो रहा है वो कहाँ से भी हो सकता है, बट कोवलेंट में ऐसा नहीं है। कोवलेंट में अगर वो उल्टे सीधे डायरेक्शन से आएगा तो ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, और अगर ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं। सही बात है। इवन उसमें ये भी था कि पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के साथ मिलनी चाहिए, पॉजिटिव लोब जो है अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस ही मिलना चाहिए तब जाके बॉन्ड बनता है, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनता। याद है ना आप लोगों को, अगर अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ यहाँ प्लस वाली लोब है, यहाँ नेगेटिव है, और फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवर। नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड नहीं बनता, याद करो। इन केस ऑफ नेगेटिव ओवरलैपिंग देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो हाँ सामने क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए दोनों साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ये मत सोचना कि ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, ये लोब का नाम है, समझ गए। इट हाँ इज इट इज जस्ट नेम ऑफ लोब, इट इज नॉट पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज होते तो रिपल्शन हो जाता, फिर तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो चीज़ें आप थोड़ा रिवाइज करो, है ना, ये सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है, तो जब भी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो भी चीज़ तो मुझे इन सब की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ये सब। क्योंकि आप समझो, आप बोल रहे थे कि एसिडिक कैरेक्टर ये वाला है, तो आपको यही बोलना चाहिए था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली उल्टे ऑर्डर में होगी, क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूटता नहीं होगा, एच और आई के बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं तो एच प्लस मिलेगा नहीं, है ना। और एच प्लस मिलेगा नहीं तो वो एसिड अच्छा कहाँ हुआ बताओ। हम एसिड क्या बोलते हैं, हाँ वो स्पीसीज है जो एच प्लस को तुरंत दे दे, और एच प्लस वो तुरंत तभी आएगा जब एच और आई के बीच का बॉन्ड टूटेगा, है ना। और जो बॉन्ड जल्दी टूटता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, बताओ मुझे, कम। है ना। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ढंग से देखिए, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन वो फ्रेम करेंगे, इसलिए आप इन सब चीज़ों में थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ रही है, ये वाली चीज़ समझ आ गई, ये वाला पार्ट कॉम्बिनेशन, हाँ सर। कॉम्बिनेशन बनाना समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी भी देखो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, फिर भी देखो आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है, तो रिवीजन करिए आप, है ना, प्रॉपर रिवाइज करिए चीज़ों को, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको रिवाइज करो बार बार, ठीक है। ये हमारे क्या है, अब क्या हो रहा है कि आजकल क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, मैं बताता हूँ आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको बोलेगा एक क्वेश्चन के अंदर सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे देगा इस तरह से, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, आपको बोल देगा ये है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर, ठीक है। तो बोल देगा NH3 CH3 ASH3 SbH3, आपको बोल देगा लुइस बेस कैरेक्टर, ठीक है। फिर आपको बोल देगा टी में HF HCl
HBr और HI आपको बोल देगा कि यहाँ पे बोल दिया आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दे, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इस तरह से। और फिर डी में आपको बोल दे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। आपको यहाँ पे बोल दे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इन वाटर। बताओ कौन कौन से इनकरेक्ट है। देखो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको पूछे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या आंसर दोगे। ये किसी चैप्टर का आंसर क्वेश्चन ही नहीं है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो, अगर आप एक एक चैप्टर हाँ पढ़ के पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया जेई के अंदर या नीट के अंदर, तो आप मुझे बताओ कि ये कौन से चैप्टर का है। इसी चैप्टर का नहीं है, ये केमिस्ट्री से आ गया। आप समझो, बॉन्ड एंथैल्पी आपने कहीं पढ़ी होगी, लुईस बेस कैरेक्टर कहीं पढ़े होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इन वाटर। अब वाटर की खास बात क्या है, ये पोलर प्रोटिक मीडियम है, पोलर प्रोटिक मीडियम, याद आ रहा है ना, हाँ सर। सॉल्वेंट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी कनेक्ट करना आना चाहिए ना। तो बताओ आंसर क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें गलत है। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना ध्यान दिया नहीं है, सिर्फ मैंने ऑप्शन बना दिए फटाफट से। ए और सी तो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको हम इनकरेक्ट बता देंगे। अभी बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर हमने देखा था, वो भी ठीक है, सही है। बाकी चीज़ें बताइए। अब मैं यहाँ पे समझ जाऊंगा कि आपने न्यूक्लियोफाइल को रिवाइज किया है नहीं। क्या लुइस बेस कैरेक्टर समझ आ रहा है, बिल्कुल सही, ये सही हो, हाँ सर सही है। ये सही ऑर्डर है, बिकॉज यहाँ पे लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद में इसकी साइज बढ़ती है तो लॉन पेयर दिखाई नहीं देता। मैंने आपको क्रिकेट की ग्राउंड वाली बात बताई कि भाई क्रिकेट के बड़े ग्राउंड में आप सेंटर पे रख दोगे क्रिकेट की बॉल, तो क्या आपको दिखाई देगी, अब दिखाई नहीं देगी तो चोर आएंगे क्यों चोरी करने, आएंगे ही नहीं। तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, NH3 के अंदर, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो ये सबसे ज़्यादा लुइस कैरेक्टर दिखाता है, लुइस बेस कैरेक्टर। तो ये ऑर्डर करेक्ट है, बट यहाँ पे इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। और ये वाली स्थिति क्या है आप मुझे बताइए। आपको पता है ना कि वाटर क्या है, पोलर मीडियम है, और पोलर मीडियम में क्या होगा, F माइनस का हो जाएगा एक्वस। एक्वस मतलब हाइड्रेशन होगा, हाँ हाइड्रेशन सर। मतलब मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगा। मिसेल फॉर्मेशन से इसकी साइज सबसे बड़ी हो जाती है, ठीक है। Cl माइनस एक्वस हो जाएगा, Br माइनस एक्वस हो जाएगा, और I माइनस एक्वस हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि ये साइज का ऑर्डर है कि नहीं, साइज ऑर्डर। हाँ और आपको पता है कि अगर ये साइज का ऑर्डर है तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन है, अब I माइनस। क्लियर है, मैंने कहा है कि जो छोटे लोग होते हैं वो अटैक फास्ट करते हैं, उनके अंदर स्फूर्ति ज़्यादा हाँ सर। होती है, बैक फ्लिपिंग, जंप अटैक, ये सारी चीज़ें अच्छी कर लेते हैं, जिनकी थोड़ी बॉडी कमजोर सी होती है वो वाले लोग। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है दैट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ये आंसर क्लियर है। सब लोग ये सोचते हैं कि F माइनस सबसे छोटा है इसलिए ये सबसे ज़्यादा अटैक करेगा, ठीक है, और F माइनस तो अटैक करने के बाद में अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वाटर है, तो वाटर क्या करता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, जैसे F माइनस होता है यहाँ पे, तो F माइनस में क्या होता है कि जो वाटर के जो हाइड्रोजन वाले पोल है, इस तरह वाले पोल, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। समझ आ रही बात, इस तरीके से। हाँ सर। तो ये इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, इस तरह से इंटरेक्शन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप समझ सकते हो इसकी साइज बेसिकली इतनी हो चुकी है, दिस इज द साइज नाउ, ठीक है। मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि लिथियम एक्वस बड़ा होता है किससे, सोडियम एक्वस से, प्लस लगा देना, ठीक है। समझ आ रही बात, ये होता है हाँ साइज। सर।
और यहाँ पे देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आपको पढ़ा रखी है मैंने। हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी, वन साइज होती है ना, Na+ की होगी ज्यादा। ये होती है, बोलो हाँ पक्का। सोच के बताओ, सही है क्या? सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपके पास में देखो लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है और के प्लस है, तो आप मुझे बताइए साइज का ऑर्डर क्या है, ये वाला साइज है, ठीक है। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका होगा, लिथियम का, ठीक है। हाइड्रेशन जब मैं बोलूंगा तो बेसिकली मैं एक्वस की बात करूंगा, है ना। हाइड्रो मतलब वाटर, है ना, हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। क्लियर है, समझ आ रही बात? हाँ सर। ठीक लिखा है ये, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब बड़े साइज के बंदे का हाइड्रेशन बहुत कम होता है। समझ में आ रही बात? सिंपल चीज है ना यार, ऐसे देखो अब ये बहुत मोटा है तो इसको पानी चारों तरफ से घेर नहीं पाएगा ना, समझ रहे हो? तो ये मोटे लोग तो फेंक देते हैं पकड़ के सबको, समझो। अब खली को पकड़ नहीं पाएंगे ना लोग, छोटे मतलब उसको अगर चारों तरफ घेरना हो तो सबको फेंक देता है। दुबले पतले आदमी को पकड़ लोगे आप आराम से, सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, तो अगले मेथड की तरफ जाते हैं। तो अब अगला मेथड क्या था, फ्रॉम अल्कीन। तो यहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ा तो दिया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास में पीएच है और यहाँ पे CH3 है, H है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने रिएक्शन करा दी है HCl की। उसके बाद में आपसे पूछ रहा हूँ मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ खास खास स्ट्रक्चरल ओनली, ठीक है, स्ट्रक्चरल ओनली। तो बताओ, तो 6 होनी चाहिए। हो गया? हाँ होगा क्या भाई? नीचे वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो ये पीएच है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगी और CH3 बनेगा, बताओ। हाँ सर। ये कार्बोकेटाइन में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हम्म हाइड्राइड शिफ्ट होगी,
तो यहाँ पे H माइनस शिफ्ट, तो आपको दिखाई देगा CH3 PH कार्बोकेटाइन और उसके बाद में CH2 CH3, सही बात है। हाँ सर। उसके बाद में कौन आएगा, Cl माइनस यहाँ आके लग जाएगा। अब Cl माइनस दो तरीके से आगे लगेगा, है ना। ये कुछ और खास बात ये है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। हाँ क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, समझ आ रही बात। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि खाली स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है, हाँ, समझ में आ रही बात। तो इसके हाँ। corresponding आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर तो एक ही मिलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे, एक, एक, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, दो। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे है ना सारे आइसोमर चाहिए, टोटल आंसर चाहिए, है ना। तो सारे आंसर कितने होंगे, तब होंगे चार, होंगे ये चार, बताइए हाँ सर। पक्का। देखो यहाँ पे जब Cl आएगा ना, आप सोचिए यहाँ पे जब Cl आएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगी ऑब्वियसली। तो क्या ये चारों ग्रुप अलग अलग है, तो कायरलिटी आ रही है, ये सुनो। हाँ सर। और ऑलरेडी ये कायरल है ही, लेकिन इसका कन्फिग्रेशन नहीं बदल रहा, आप समझ लो। केमिकल रिएक्शन में ये जो कन्फिग्रेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये बाद में जाके चेंज हो रहा है यहाँ पे जाके, है ना। क्लियर हो रही बात। तो स्टार्टिंग में तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो बंदे बनेंगे, यहाँ पे जो दो बनेंगे वो क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे, याद आ रहा है भाई। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे दो, वो इनेंशियोमर नहीं होंगे, वो क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमस। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, रेसमिक मिक्सचर। अगर आपको पूछे इसी में कि नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट बताइए, नंबर ऑफ मेजर, तो ये तो माइनर है ना, ये जो प्रोडक्ट अच्छा, वन आएगा। माइनर, नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट होगा वन। और अगर मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो क्या आएगा, दो, दो। आर और एस। ये भाई ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो उसका आर और एस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको। बताइए मुझे अभी तक ठीक लग रहा है, सही बात है। हाँ हाँ सर। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास में ये वाला अल्कीन है और आपने यहाँ पे HBr किया है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मेजर प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन करने की थोड़ी आदत डाल लीजिए। सर। बी। बी बन रहा है, हाँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो इसका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, है ना। कार्बोकेटाइन कैसा दिखाई देगा आपको, ये वाला प्लस और ये ऐसा, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन को क्या करना पड़ेगा, रिंग एक्सपेंशन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें, तो रिंग एक्सपेंशन होगा ना। तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे देखो प्लस के सामने प्लस बनाना था,
और आगे माइनस, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। और ये वाली बॉन्ड को, सॉरी दिस वन, ये वाली बॉन्ड को उड़ा देना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपने ये वाली बॉन्ड उड़ा दी, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया होगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक ये दिख रहा है सॉरी कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सी दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है, कोई बात। अब देखो ये अभी सेकेंडरी है तो ये टर्सरी हो सकता है आगे जाके, क्लियर है। हाँ सर। अब आप अगर इसको ऐसे ही सोचो कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही रखूँगा, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आप प्लस ला सकते हो और ये प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अब मैं इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना चाहता, मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है और उसके बाद में यहाँ पे सी एल आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी रखो यहाँ पे आपको सी एल दिखाई देगा, यानी कि हर हाल में आंसर क्या बन रहा है, डी। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो तो अलग है, क्योंकि यहाँ तो झोपड़ी के ऊपर है और यहाँ तो झोपड़ी के इधर वाला ये छत है इसकी, यहाँ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लग रहा। नहीं सर। नो सर। IUPAC नाम लिखोगे तो सेम ही आएगा ना, तो वो मॉलिक्यूल सेम ही है। आप समझो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो ये है कार्बोकेटाइन का एप्लीकेशन। अब समझ रहे हो आप कार्बोकेटाइन क्यों जरूरी था, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन की यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको समझ आएगी। अच्छा, अगर आपको ये पूछे कि क्या ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है या कायरल सेंटर है ये, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल सेंटर है क्या, दिस कार्बन? नहीं सर। नहीं है। नहीं। कितने लोग ना बोल रहे हो, कितने लोग हाँ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल भी कायरल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये कायरल नहीं, हाँ सर। याद रखना कायरल नहीं है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, कैसे पढ़ा है मैंने, कि भाई आप तो लेके दो इंसान को भेजना है। यहाँ पे CH2 बोल रहा है यार, ये भी CH2 बोलेगा, आगे जाके ये CH2 बोलेगा, आगे जाके ये CH2, और दोनों मिल गए तो कोई फायदा ही नहीं है, अलग आया नहीं है ना। तो अलग ग्रुप एनकाउंटर हुआ ही नहीं, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल मतलब कायरल सेंटर नहीं। क्लियर है बात यहाँ तक, ये अल्केन हाँ वाला। सर। हाँ सर। अब देखो एक और केस होता है जिसमें क्या लिखा होता है कि इस तरह की अल्कीन जो होती है, मान लो कि इस तरह की अल्कीन है और यहाँ पे मैंने लिखा Cl2 CCl, याद है, इस तरह का भी हम देखते थे। तो इस वाले केस में क्या होता है, ध्यान से, इस वाले केस में कुछ इस तरह का स्थिति बनता है। यहाँ पे जो Cl होता है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन को फॉर्म करता है, ऐसा वाला, ठीक है। इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और एक Cl यहाँ से माइनस के फॉर्मेट में निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो Cl है ना वो इस तरह से ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जैसा इम्पार्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने लगता है, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो ये प्लस वाला है, उसके ऊपर ये वाले इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, ठीक है। प्लस वाले पे क्या करेगा, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे, ठीक है। और इस तरह का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आपको दिखाई देगा। अब फिर क्या होगा, ये जो Cl माइनस है वो इसकी बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से यहाँ पर अटैक करेगा और ये रिंग इस तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है। बैक साइड से बैक अटैक करने के बाद में तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, यहाँ पे बैक साइड से Cl आया और ये वाला Cl ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया आपका एंटी। समझ आ रही है? हाँ सर। ये हुआ ना ये वाला। तो ये चीज़ का बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन,
ठीक है, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता, आपको याद रखना है एंटी एडिशन होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट पूछ लिया आपको और यहाँ पे लिखा है Br2 CCl, तो ऐसा करके अब प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक क्लोरीन Br लगता हुआ नजर आएगा और Br को सॉलिड लाइन पे रखा है, तो यहाँ पे कौन होगा, ये मिथाइल होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बोलो फर्स्ट सेकेंड, सर सेकंड होगा। सेकेंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड में क्या हो रहा है, एंटी हो रहा है, एंटी बन रहा है। Br सॉलिड लाइन पे और यहाँ पर डैश पे है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे डैश पे कौन होगा, डैश पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, ठीक है, समझ आ रही बात। अभी देखो आपने जितने भी रिएक्शंस को लर्न किया है ना, उसका एक चार्ट बना के थोड़ा उसको सही से रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑर्गेनिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, ऑर्गेनिक में ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लो, समझ आ रही बात। तो हाँ सर। आपने ओजोनोलिसिस को रिवाइज कर लिया, फिर बीच में आपने दूसरी रिएक्शन को रिवाइज कर लिया, उसके प्रोडक्ट लिखने का तरीका सीख लिया, तो इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर। चलिए, तो आज अब स्टार्ट कर लो, थोड़ा न्यूक्लियोफाइल को रिवाइज कर लो और इलेक्ट्रोफाइल को रिवाइज कर लो, बेसिक्स को थोड़ा रिवाइज कर लो, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो रिवीजन किया है उसको भी थोड़ा पढ़ लो दोबारा से, ठीक है। कल मैं प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगा अल्कोहल से, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है भाई, इतना। और एनसीईआरटी की जो रिएक्शन है वो मतलब आपको एक बार देख लेनी है कि उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। बाकी में छोटा मोटा मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। हाँ। ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है। बाय सर। बाय सर।